अजय, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। ये जो राम मंदिर को लेकर जो तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, और एक तबका तो ये भी कह रहा है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी मुद्दे के सहारे वो चुनाव जीत जाएंगे। क्या इतना आसान है क्या? और क्या वाकई में राम मंदिर का जो उद्घाटन है इसी मकसद के साथ किया गया है? जी आशुतोष जी, वो अगर ये राम मंदिर का जो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही, प्लीज गो जी। अहेड। हाँ, राम मंदिर का जो ये उद्घाटन उन्होंने किया, ये तो उनके बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो मैं पूरी तरीके से वो हमेशा जब भी होता, वो चुनावी मामला भी होता और उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का एक पार्ट भी होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व को, उनका तो जो कोर है उसी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव उसके उनकी अपनी ब्रांड ऑफ एक सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स है, और एक वेलफेयर एजेंडा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन तीनों चीजों को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर भी वो चुनाव में आगे आए हैं। राम मंदिर एक तरीके से ये सारी प्रक्रियाओं का एक जनवरी में ही उद्घोष कर दिया उन्होंने कि हाँ, हमने ये कर दिया है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो अपना ये जो सोशल, आज आपने देखा कर्पूरी ठाकुर जो बड़े बैकवर्ड क्लास लीडर थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको भारत रत्न देकर उन्होंने एक बिहार में किस तरीके से ये जो गठबंधन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जो गठबंधन है, उनका जो पॉसिबल एक इलेक्टोरल कंसोलिडेशन होने वाला था ओबीसीज का, उसको एक तरीके से अटैक किया है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये सारी पार्टीज जो इंडिया पार्टीज है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो वहां पर उन्होंने अपनी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स का भी कार्ड खेल दिया। और साथ में अगर आप अयोध्या का देखें, तो जिस तरीके से एयरपोर्ट बना रहे हैं, या फिर 31,000 करोड़, राम मंदिर से ज्यादा यूपी सरकार के एड्स अगर आप देखेंगे तो उसमें लगातार यही घोषणा की जा रही है कि 31,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो वहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो एक उनका एक कार्ड है वो भी खेल दिया। और आने वाले दिनों में 5 साल जो अपना राशन बढ़ाया है, तो वो वेलफेयर, तो सारी चीजों को लेकर भाजपा आगे बढ़ती है। और इसी चीज पे भी मुझे लगता है कि, और राम मंदिर जिस तरीके से एक पब्लिक सेलिब्रेशन हुआ, एक ट्रायम्फलिज्म का जो ये कल पूरा जो डिस्प्ले हुआ पूरे भारत वर्ष में, तो उसमें हमें ये दिख रहा है कि हाँ, वो तो डिसाइडेडली उनका कैरेक्टर मेजॉरिटेरियन है, वो ये बता रहे हैं। और उसमें अपने कोर वोटर्स को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, और साथ में स्विंग वोटर्स जो उनके साथ नहीं है, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यही होगा, और उनका जो चुनावी जो प्ले है, यही मुझे लगता है यही आने होने वाला है। बिल्कुल। राकेश जी, आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ का राम मंदिर का मुद्दा, इतने बड़े पैमाने पर उसका उद्घाटन, और दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात। क्या बीजेपी ने अपने दोनों पत्ते पूरी तरीके से खोल दिए हैं, और क्या विपक्ष के पास इसका कोई जवाब है? देखिए, पहले मैं कर्पूरी ठाकुर जी की बात करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को बिल्कुल एक यूं कहें कि कब्र से निकाल के वापस लाया गया है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन में ही, उनके जीवन काल में ही उनकी राजनीति पर बहुत बड़ा आघात पहले ही वर्तमान की जो लीडरशिप है, जैसे लालू यादव की जो टीम थी या उनके समकक्ष की जो लीडरशिप थी, तो कर्पूरी ठाकुर को हाशिए पर उस वक्त ही ले आए थे। तो कर्पूरी ठाकुर मात्र 2 टर्म वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक बार वो 6 महीने के लिए, दूसरी बार करीब 1.25 साल के लिए, यानी 2.25 साल के वो चीफ मिनिस्टर हैं कर्पूरी ठाकुर। हाँ, वो बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही, लेकिन राजनीतिक रूप से उनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उनको अपने दल में ही नहीं मिली थी। और लेकिन वो अभी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको ईबीसी बोलते हैं बिहार में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ये ईबीसी का डिवीजन जो है कर्पूरी ठाकुर ने किया था। पहले ये पूरा एक कंसोलिडेटेड क्लास ओबीसी होता था। ओबीसी के बाद ये 2 जो बाइफर्केशन हुआ ईबीसी का, उसका क्रेडिट कर्पूरी ठाकुर को दिया जाता है डेफिनेटली बिहार में, जो उन्होंने 77-78 के दौरान उन्होंने ऐसा किया था जब वो दूसरी बार चीफ मिनिस्टर थे। तो एक वर्ग है बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर से भावनात्मक रूप से अटैच्ड है, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक कैरियर उतना बड़ा विशाल नहीं दिखता है, जिसमें भी भारत में अगर आप 2.5 वर्ष के चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति को भारत रत्न देने लग गए तो मेरे ख्याल से ऐसी संख्या सैकड़ों में हो सकती है भारत में। लेकिन हाँ, बिहार में कुछ ऐसा वर्ग है, एबीसी का वर्ग है, जिस पर
कर्पूरी ठाकुर की डेफिनेटली एक अच्छी बॉन्डिंग है उनकी मेमोरी के साथ, उनसे अटैचमेंट है, एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, पूरी कास्ट उससे आइडेंटिफाई होती है, तो इसका राजनीतिक कुछ तो फायदा जरूर मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, थोड़ी खलबली जरूर मचेगी, इससे कोई शक नहीं है, ये सारी चीजें होंगी। कर्पूरी ठाकुर का ये मैं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूंगा कि कितने कंस्टिट्यूएंसी में बिहार में इसका प्रभाव पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल उन्होंने एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की है कि वो प्रो ईबीसी है। ओबीसी अगर नहीं भी है, जो ओबीसी का पूरा जो कंस्टिट्यूएंसी है वो लालू यादव या अखिलेश यादव के पास है। ईबीसी एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जिसको ये टारगेट करना चाहती है और कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से वो ईबीसी को टारगेट कर रही है। एक तो ये बात हुई। अब रही बात राम मंदिर की, देखिए राम मंदिर उनका एजेंडा आज से नहीं, पिछले बहुत सालों से, जैसे मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत सालों से है, वो इनके एजेंडा में था, उनको हर हालत में करके दिखाना था और वो दिखाना चाहते थे चुनाव के पहले। हालांकि सभी को मालूम है कि मंदिर अभी पूरी तरह से निर्मित भी नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस तमाम चीज जो क्रिएट करना था, जो स्पेक्टेकल क्रिएट करना था, उन्होंने किया। अब उसमें कितनी धार्मिक भावना थी, कितनी राजनीतिक भावना थी, हम सभी लोग जानते हैं। पूर्णतः ये एक भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम था, इसमें कोई शक नहीं। मंदिर वहां बन रहा था, ऐसे भी बन जाता, पहले भी मंदिर भारत में बहुत सारे रहे हैं, बन जाता, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत में बहुत सारे मंदिर सालों साल बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे, लेकिन इस मंदिर का उद्देश्य कुछ और था, ये राजनीतिक मुद्दा था। हाँ, इसका फायदा क्या होगा, आपका मूल क्वेश्चन क्या है? देखिए, इनका फायदा मुझे हिंदी क्षेत्र से बाहर नहीं दिख रहा है। हिंदी क्षेत्र में कुल मिला के जो हम लोग सारे जो पॉलिटिकल पंडित जो कैलकुलेशन करते हैं, 226 सीट है। 226 सीट में पहले से ही भाजपा अच्छी खासी, मेरे ख्याल से 200 के आसपास, 180-90 के आसपास सीट को पहले से ही है इसमें। और अब जो है, अब इसमें से अगर बिहार इनके साथ नहीं आता है तो वो तो हमेशा इनके पास एक खतरा है कि अगर बिहार में जो पिछले बार जो भी रह गया होगा अलायंस था, जिस कारण से वो उन्होंने सीट ले ली एनडीए की, अगर एनडीए का वो घटक दल जनता दल यूनाइटेड इनके साथ नहीं है तो पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट भी इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होने वाला है। कुछ सीटें इनके पास थी, वो पहले वो रह जाएंगी, ये बात सही है। और जो लोग इससे ज्यादा उन्मत्त हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं, वो बीजेपी के पहले से ही हार्डकोर वोटर थे। हमें यह देखना है कि जो स्विंग वोटर्स थे, जो न्यूट्रल वोटर्स थे, वो राम मंदिर से कितना प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं। अभी जो आप अयोध्या में क्राउड देख रहे हैं, या अभी जो आरएसएस और बीजेपी के कैडर जो पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो चुके हैं 4 महीना पहले इलेक्शन से, और इस मोमेंटम को आगे ले जाने की उनकी जिम्मेवारी उनको दी गई है। अप्रैल तक वो चुनाव होने की संभावना है, जैसा हमें अभी आज के कुछ पत्राचारों में देखा है, 16 अप्रैल की बात चल रही है। तो तब तक उनको 3 महीने तक लेके चलना है। आरएसएस को एक्टिवेट करने का एक अच्छा मौका था, कैडर को एक्टिवेट करने का मौका था। बीजेपी आरएसएस से कैडर घर घर जा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।